नमस्कार बच्चों, हम लोग भारतीय संविधान पे चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने भाग 3 पर चर्चा किया था, आज हम जो है अगले पार्ट पेज पे आ गए हैं। संविधान का भाग 4 है, जिसमें नीति तत्वों का उल्लेख है। जैसे इसमें आपका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। इसमें आइए हम देखते हैं जो है कि संविधान का जो भाग 4 है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। पहले इस चीज़ को जानना जरूरी है कि नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट होते क्या हैं। इसमें देखा जाए तो शासन के जो सिद्धांत हैं, जो नीतियां हैं, उनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में स्पष्ट रूप से किया गया है। जिस तरीके से संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार के रूप में भारत के सभी नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरीके से संविधान का भाग 4 देश की नीति बनाने के लिए, देश के शासन को निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, महत्वपूर्ण अंग है। इसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व या राज्य की नीतियां बनाने के लिए जिन सिद्धांतों का उल्लेख संविधान में किया गया है वो क्या है। चूंकि इन्हीं सिद्धांतों से दिशा निर्देश लेते हुए जब राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आती हैं तो वे अपनी नीतियों का निर्माण करती हैं। उद्देश्य है कि चूंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट के रूप में है, तो राज्य के द्वारा ऐसी नीतियां बनाया जाए जिससे राज्य में लोगों का कल्याण हो सके, उनका हित हो सके, उनका विकास हो सके, उनका भविष्य निर्माण हो सके। इस प्रकार की चीज़ें जो कल्पना की गई थी, उन्हीं चीज़ों को संविधान में जो लिपिबद्ध किया गया, अब आज उन्हीं को आधार मान करके सरकारों के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं। इसमें जो इसके जो अनुच्छेद हैं, अगर देखा जाए तो नीति तत्व के अंतर्गत इसमें अनुच्छेद 36 टू जो है 51 इतने आर्टिकल्स इसमें आते हैं। 36 से लेकर 51, मतलब आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 इतने आर्टिकल्स इसमें आते हैं। तो हम लोग इसमें एक एक आर्टिकल की चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 36 में किस बात का उल्लेख किया गया है, 37 में किसका है, 38 में किसका है। एक एक आर्टिकल को हम लोग लेकर के चलेंगे और इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपके क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई सिद्धांत है, उसको दे दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है, या कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किया गया है, या कॉमन सिविल कोड का उल्लेख किया गया है, तमाम जो सिद्धांत हैं, तो उस पर आर्टिकल पूछ लिया जाता है। तो इसको हम आर्टिकल वाइज जब लेकर के चलेंगे, इसको जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग करते जाएंगे। तो इसमें राज्य के नीति तत्व के अंतर्गत भाग 4 में आर्टिकल हम लोग अगर 36 को देखें तो आर्टिकल 36 में परिभाषा दिया हुआ है। इसमें और कुछ नहीं है, परिभाषा डेफिनेशन है। परिभाषा की अगर बात किया जाए तो जो नीति तत्व हैं इसके अंतर्गत जैसे हमारा जो है सांसद है, राज्य विधानमंडल है, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, या जो विभिन्न पदाधिकारी हैं और उनके अधीनस्थ काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, इन सब को मिला करके उसकी परिभाषा का निर्धारण किया गया है। कहने का मतलब हुआ कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत या नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत परिभाषा के रूप में इन सब को समाहित किया गया है। और इसी प्रकार की परिभाषा संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 में या अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा भी तय की गई है। तो उस परिभाषा के अंतर्गत भी यही चीज़ें आती हैं। इसका मतलब इसकी परिभाषा कोई ऐसी नहीं है कि इसको जो हम डिफाइन करें, बस इसमें आता है कि इसमें क्या क्या किन किन चीज़ों को परिभाषित किया गया, किन को जोड़ा गया है, कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन से ऐसे भाग हैं, कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं, कौन से ऐसी संस्था है जो इसमें समाहित है। क्योंकि आप जानते हैं कि नीति का जो निर्माण होता है वो विधायिका में होता है। विधायिका हमारे यहाँ दो हैं, एक केंद्रीय विधायिका है और एक राज्य की विधायिका है। जो केंद्रीय विधायिका है उसका सर्वे सर्वा प्रेसिडेंट होता है, और जो राज्यों की विधायिका है उसका सर्वे सर्वा जो है राज्यपाल होता है। तो विधायिका और विधायिका जिनसे मिलकर के बने हैं, इन सब का उसमें योगदान होता है, सब मिल करके उसका निर्माण करते हैं। तो इसलिए इसको इस तरीके से उसमें परिभाषित किया गया। तो आर्टिकल 36 में आपको सिर्फ इतना देखना है
कि इसमें जो है नीति तत्वों की परिभाषा दी गई है, जिसमें इसमें अगर थोड़ा सा अगर हम लिखें तो इसमें जो है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अधिकारी और कर्मचारी, ये सारे के सारे लोग इसके अंतर्गत समाहित हैं। तो इसमें एक परिभाषा के रूप में इसको दे दिया गया। कभी कभी पूछा आता है कि आर्टिकल 36 में किस बात का उल्लेख किया गया है, या जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हैं, उनकी परिभाषा किस आर्टिकल या अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो वो आर्टिकल 36 में है। और आगे हम देखते हैं, जैसे आर्टिकल 37 दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। मतलब इसका हुआ कि संविधान का भाग 4 जो है उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 के बीच जो जो सिद्धांत परिभाषित किए गए हैं उनको किस तरीके से लागू किया जाएगा, ये आर्टिकल 36 डिफाइन करता है। आर्टिकल 36 ये कहता है कि संविधान के भाग 4 में दिए गए सिद्धांतों के अनुरूप ही सरकारें नीतियां बनाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर सरकारें अपनी नीतियों का निर्माण कर रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्यों की सरकार है, जब वे नीति निर्माण करती हैं तो नीति निर्माण करते समय उन्हें जो डायरेक्शन मिलता है, उनको जो दिशा निर्देश मिलता है, वो संविधान के भाग 4 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार करना पड़ता है। और वो जो दिशा निर्देश है वह आर्टिकल 37 में डिफाइन किया गया कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो तत्व जो सिद्धांत दिए गए हैं उन्हीं को आधार बना करके सरकारें अपनी नीतियां बनाएगी। ये आर्टिकल 37 में दिया गया है। अब आर्टिकल 38 देख लेते हैं। जो आर्टिकल 38 है इसमें लिखा हुआ है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जैसे हम लोग हमारे यहाँ कहा था है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इस सिद्धांत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 इस बात को मेंशन करता है, इस बात को निर्देशित करता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब ही होता है कि राज्य के द्वारा जो बनाई जाएंगी नीतियां जो बनाई जाएंगी वो ऑलवेज जो है राज्य के वेलफेयर में होंगी, राज्य के लोगों के वेलफेयर में होंगी या उनके कल्याण के लिए होंगी। ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जाएगी जिससे राज्य में लोगों का अहित हो या राज्य के अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं उनका कहीं से नुकसान हो या कहीं से वो शोषित हो, प्रभावित हो। ऐसी किसी भी नीति का निर्माण नहीं किया जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 37 आपने देखा था, उसमें लिखा गया है कि इस भाग में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार ही नीतियां बनाई जाएंगी। संविधान के भाग 4 में दिए गए दिशा निर्देशों के अगर इतर जाकर के, उससे बाहर जाकर के अगर कोई भी नीति बनाई जाती है तो वह उसके उल्लंघन की मात्रा तक, मतलब जहां से उसका वायलेशन शुरू होगा उसको शून्य मान लिया जाता है। तो इसी प्रकार से आर्टिकल 38 हमारा कहता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत की जो विधायिका है, चाहे वो केंद्र की विधायिका हो चाहे राज्यों की विधायिका हो, उसके द्वारा जो नीतियां बनाई जाएंगी वो सदैव वेलफेयर में होंगी, लोगों के वेलफेयर में होंगी, समाज के वेलफेयर में होंगी। ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जाएगी जिससे लोगों का अहित हो। तो जैसे कहा गया कि राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ये निकलता है कि राज्य के द्वारा बनाई गई जो नीतियां होंगी वह कल्याणकारी होंगी, उससे कल्याण के अगेंस्ट जाकर के, किसी के वेलफेयर के अगेंस्ट जाकर के किसी प्रकार की किसी नीति का निर्माण नहीं किया जाएगा। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38 या आर्टिकल 38 में दिया गया है। यही महत्वपूर्ण बात इसके अंतर्गत है कि राज्य के द्वारा जब भी कोई नीति बनाई जाती है तो इस बात को सदैव ध्यान दिया जाता है कि राज्य के भीतर रहने वाले जो लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, गरीब, अमीर, चाहे जिस तबके के लोग हों, सबके हित को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाती है। ऐसा ना हो कि नीति बनाते समय अगर राज्य के द्वारा
अगर किसी प्रकार की कोई नीति निर्मित कर दी गई, अगर उसमें किसी का अहित हो गया तो संविधान का वहां पे वायलेशन हो जाएगा, और जहां से संविधान का वायलेशन शुरू होता है वह नीति शून्य मान ली जाती है। ऐसा निर्देश जैसा कि आर्टिकल 37 में ही दिया गया है, जिसको आप पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 39 हमारा क्या कहता है। अगर आज आगे देखें, आर्टिकल 39 दिया गया है, राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य जो नीतियां बनाती है तो उसके लिए कुछ डायरेक्शन है, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि नीतियां बनेगी तो किस तरीके से बनेगी। राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा या सुनिश्चित करेगा। कहने का मतलब हुआ कि राज्य नीतियां बनाते समय कुछ सिद्धांतों का पालन करेगा, कुछ जो है दिशा निर्देशों का पालन करेगा, उसी के अनुसार वह अपनी नीतियों का निर्माण करेगा। जैसे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। कहने का मतलब राज्य जब नीतियां बनाए तो नीतियां बनाते समय इस बात का ध्यान दे कि स्त्री और पुरुष के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, उनके अधिकारों का कहीं वायलेशन न होने पाए। ऐसी नीति न बन जाए कि पुरुषों के लिए अलग पॉलिसी और स्त्रियों के अलग पॉलिसी हो। ये राज्य के लिए दिशा निर्देश है, डायरेक्शन है कि राज्य नीतियां बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान देगा कि स्त्री और पुरुष के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। दूसरा, समुदाय के भौतिक संसाधन, जो हमारे राज्य के भौतिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधनों के वितरण के लिए ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे भौतिक संसाधनों का किसी वर्ग विशेष के लिए उसका जो है एकत्रण न होने पाए, या राज्य के जो संसाधन है किसी वर्ग विशेष के लिए आवंटित कर दिया जाए और बहुत सारे ऐसे वर्ग के जो लोग हों जहां तक संसाधन पहुंच ही न पाए। ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जाएगी। सीधे सीधे संविधान में डायरेक्शन दिया गया है कि राज्य के जो संसाधन हैं उन संसाधनों पर राज्य के सभी लोगों का बराबर अधिकार है। तो इस प्रकार से राज्य जब नीतियां बनाए तो जो भौतिक संसाधन है उन भौतिक संसाधनों का वितरण करते समय किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। इसमें सीधे दिया हुआ है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप साधन हो। कहने का मतलब उसमें उद्देश्य रहता है कि जो देश के संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उन संसाधनों का आवंटन करते समय या नीतियां बनाते समय ऐसी किसी प्रकार की नीति बने कि उनको आवंटित करते समय किसी वर्ग विशेष को विशेष फायदा हो जाए और किसी वर्ग विशेष के लोग उससे वंचित रह जाए। अगर इस प्रकार की कोई नीति बनती है तो वह शून्य हो जाएगी। कहने का मतलब कि नीति बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान देना होता है कि जो हमारे भौतिक संसाधन हो उनका एक समावेशी वितरण किया जाए, तैयार किया जाए। इस प्रकार का डायरेक्शन संविधान में सरकारों को या राज्य को दिया गया है। अगला जो दिया गया है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। कहने का मतलब कि जब आर्थिक नीतियां बनाई जाए, राज्य के द्वारा जब आर्थिक नीतियां बनाई जाए तो आर्थिक नीतियां बनाते समय ऐसी किसी नीति का निर्माण न कर दिया जाए जिससे राज्य के जो आर्थिक संसाधन हैं उन संसाधनों का किसी वर्ग विशेष के लिए उसका संकेंद्रण हो जाए और कोई वर्ग विशेष उससे वंचित रह जाए। कुल मिलाकर के सारी बातें इसी तरीके से हैं कि राज्य जब नीति का निर्माण करेगा तो नीतियों का निर्माण करते समय राज्य के द्वारा ऐसी कोई नीति न बनाई जाए जिससे राज्य के हमारे जो संसाधन हैं, चाहे वो आर्थिक संसाधन है, चाहे शैक्षणिक संसाधन है, या जिस प्रकार के भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे राज्य के भीतर हैं, उनका आवंटन किसी वर्ग विशेष के लिए न हो जाए, बल्कि जो है उसका एक समावेशी वितरण किया जाए या एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे समावेशी विकास का एक मॉडल तैयार हो जिससे उसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को एक समान रूप से मिले। ऐसी अपेक्षा की गई है और ऐसी ही नीतियां बनाई जा रही हैं। उसमें तमाम ऐसे विषय आते हैं कि इन सब के इतना बड़ा डायरेक्शन दिया गया है, इतने बड़े सिद्धांत लिखे, उसके बावजूद भी समाज में अभी एक रूपता नहीं आई है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके लिए हमारा संविधान जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए हमारा जो संविधान के द्वारा दी गई जो नीतियां वो जिम्मेदार नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट कराने में निश्चित तौर पे हमारा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं फेल्योर हो जाता है, उसमें तकनीकी खामियां आती हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें अभी धरातल पे नहीं आ पाई हैं। लेकिन हमारा संविधान का जो सिद्धांत है वो कतई गलत नहीं है, वो सर्वथा उचित है। अब उसके लिए हमको, आपको, समाज के सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, हमको इन सिद्धांतों को जानना पड़ेगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम निश्चित तौर पे
न्याय की अपेक्षा नहीं करते या हमारे साथ कभी न्याय नहीं होता है। अगर आपको न्याय पाना है, चाहे आप आर्थिक न्याय की अपेक्षा करते हो, चाहे आप सामाजिक न्याय की अपेक्षा करते हो, चाहे आप शैक्षणिक न्याय की अपेक्षा करते हैं, तो आपको बौद्धिक रूप में सबल होना पड़ेगा। और बौद्धिक रूप में सबल होने के लिए जरूरी है कि आपका शैक्षणिक स्तर ऊंचा हो, और अच्छा शैक्षणिक स्तर प्राप्त करने के लिए आपको अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छा संस्कार प्राप्त होना जरूरी है। ये सारी बातें उसमें जुड़ी हुई है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि अगले आर्टिकल में किस बात का उल्लेख किया गया है। अब इसमें अमेंडमेंट किया गया, संविधान में एक संशोधन किया गया। संविधान करने के बाद उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 39A या 39 का लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक संशोधन किया गया था, बड़ा संशोधन हुआ था। उसमें उसमें आर्टिकल्स जो है कई सब क्लाज आर्टिकल में जोड़े गए थे, तो उसी के तहत आर्टिकल 39A जोड़ा गया था। इसमें इस बात की अपेक्षा की गई थी कि लोगों को निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया जाए, क्योंकि जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक जब तक लोगों को जो है निःशुल्क न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप जो है सोशल जस्टिस समाज में नहीं ला सकते हैं। क्योंकि जो व्यवस्था हमारी थी, निश्चित तौर पे हमारे आज़ादी के समय देश का एजुकेशन लेवल बहुत नीचे था। संविधान तो हमारा बन करके तैयार हो गया, बहुत विशिष्ट संविधान बन गया, लेकिन संविधान में लिखे गए सिद्धांतों का पालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में जो पिछड़े, शैक्षणिक रूप में पिछड़े हुए लोग थे, सामाजिक रूप में पिछड़े हुए लोग थे, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा था। तो इस पर जो है विचार किया गया। विचार के बाद निर्णय लिया गया कि संविधान में कुछ संशोधन किया जाए, ऐसा संशोधन किया जाए कि ऐसे लोगों को जो अशक्त हैं, जो कमजोर हैं, जिनकी रीच जो है न्यायालयों तक नहीं है, उनके लिए ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि उनको भी न्याय मिल सके। तो इसके लिए संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 39A जोड़ा गया और उसमें लिखा गया कि सभी लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है, यदि वह आर्थिक रूप में अक्षम है, शैक्षणिक रूप में अक्षम है, तो अगर उसके साथ समाज में अन्याय होता है तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह भी न्याय का हक प्राप्त कर सके या न्याय उसे दिलाया सके। तो इसके लिए संविधान में संशोधन करके निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 39 है, या इसे जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो यह संविधान संशोधन था 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में इसको किया गया था। अब आगे के आर्टिकल में देखते हैं, आगे क्या है। आर्टिकल 40 दिया है, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में लिखा गया है। संविधान जब बन रहा था तो संविधान बनाते समय इस बात का विशिष्ट उल्लेख संविधान में किया गया कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह पंचायतों के गठन के लिए जो है कार्य करे, नीतियां बनाए। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो देश के पास संसाधन बहुत कम थे, इसीलिए जब इस बात को जो आज पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम आप देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायतों का गठन होता है, पंचायतों में जो विकास के कार्य होते हैं, तो उस बात की जो कल्पना थी वह संविधान निर्माण के समय ही की जा चुकी थी और उसको संविधान में स्थान भी दिया गया। लेकिन आज़ादी के करीब 40 साल तक हमें जो है वह संसाधन या वह व्यवस्था हमको प्राप्त नहीं हो पाई। उसके पीछे कारण था कि हमारे पास रिसोर्सेज की मात्रा बहुत कम थी। ऐसी स्थिति में पंचायतों के विकास पर जो है उतना ध्यान नहीं दिया जा सका। लेकिन ये बात जरूर था, संविधान में इस बात का जिक्र किया गया था कि राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि राज्य पंचायतों के विकास के लिए कार्य करेगी। तो इसका जिक्र जो है आर्टिकल 40 में किया गया था। तो पहला इस पे क्वेश्चन जो बनता है इसको आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, वो है आर्टिकल 40। अब ग्राम पंचायतों का संगठन कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक विशेष टॉपिक होगा। हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाएंगे आगे चल करके, इसको एक अलग टॉपिक के रूप में पंचायती राज व्यवस्था जब पढ़ाएंगे तो उसका उसमें विस्तृत विवरण हम देंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को कब कानूनी दर्जा दिया गया, उसके संविधान में कौन कौन से संशोधन किए गए, तमाम बातें जो आएंगी इसको हम एक टॉपिक के रूप में पढ़ाएंगे। यहाँ पर बस इतना जानना जरूरी है कि संविधान के अनुच्छेद 40 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य जो है पंचायतों के विकास के लिए कार्य करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उसके लिए। और उसी के आधार पर आप देख रहे हैं कि आज पंचायती राज व्यवस्था को लागू करके
और पंचायतों के विकास के लिए तमाम जो है विकास के कार्य किए जा रहे हैं। तो इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 में उल्लेख किया गया है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी लोगों के लिए लोक सहायता उपलब्ध कराए, सब लोगों के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराए, और सभी लोगों के लिए जो है जो लोक सहायता हो वह भी उपलब्ध हो पाए। कहने का मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जो है हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती रहें, इसके लिए राज्य को नीति बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आर्टिकल 41 में इस बात का उल्लेख किया गया कि राज्य की जिम्मेदारी है कि समाज का समावेशी विकास करने के लिए, समाज में एक सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह जो लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त हो, जो लोग रोजगार चाहते हैं उन्हें रोजगार मिले, और जो लोग ये चाहते हैं कि उन्हें जो है असंगठित क्षेत्र में कार्य मिले तो वह भी कार्य जो है राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि यह राज्यों का नैतिक दायित्व होता है कि राज्य इस प्रकार की नीतियां बनाए कि उनको संविधान के दिशा निर्देशों के अनुसार मतलब जो गाइडलाइन दी गई है उसके संबंध में वे नीतियां बनाए जिससे उसका लाभ आम नागरिकों तक प्राप्त हो सके। अब इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं अगले आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 42 में दिया गया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की प्राप्ति या प्रसूत सहायता। यहाँ पे जो है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, दशाओं की जो है दशाओं के संदर्भ में। तो इसमें मैं आपको बता दें खातों से आर्टिकल 42 जो है वह गर्भवती महिलाओं के संदर्भ में है। जैसे गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को जो है एक्स्ट्रा जो है आयरन, कैल्शियम, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भावस्था के दौरान उनको विशेष फैसिलिटी, विशेष सुविधाएं प्राप्त हो। तो उसके संदर्भ में राज्य नीतियां बनाएंगी। तो इसका जिक्र, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 42 में किया गया है। और इसी के तहत अगर आप देखते हैं जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर जगह जच्चा बच्चा केंद्र खोला आता है और वहाँ पर महिलाओं को जो है निःशुल्क जो है आयरन, कैल्शियम की गोलियाँ दी जाती है, उनको निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं, और जो है मतलब जो है पीड़ा रहित प्रसव की व्यवस्था होती है। प्रसव के दौरान उनको जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं उनका जो है जिक्र ऑलरेडी संविधान में किया गया है। अब चूंकि संविधान में जो बातें कर दी गई हैं, लिख दी गई हैं, उस पर नीति बनाने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। निश्चित तौर पर सरकारों ने इस क्षेत्र में काम किया है। अब आज उसका लाभ जो है देश की जो महिलाएं हैं उनको प्राप्त हो रहा है। तो ये आर्टिकल 42 के संदर्भ में है। अब आगे दिया हुआ है आर्टिकल 43 है कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी के संदर्भ में। इसमें दिया गया कि जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो कामगार वर्ग है, समाज का जो काम करने वाला वर्ग है। अब चूंकि काम दो तरीके के होते हैं, एक संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, एक दूसरे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं। चाहे जो भी हो, वो कामगारों के संदर्भ में सीधा दिशा निर्देश दिया गया है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको उनके कार्यों के संदर्भ में, उनके काम के घंटे, उनके लिए पारिश्रमिक, इन सब के संदर्भ में सरकारें नीतियां बनाएंगी। और शायद यही वजह है कि समय समय पर राज्य के द्वारा इस बात की घोषणा की जाती है कि लोगों के 8 घंटे का जो पारिश्रमिक करने का जो मतलब जो उनके वेजेज हैं, जो उनकी मजदूरी है, या उनको जो परिश्रम करने के जो एवज में जो उनको जो है पैसे वगैरह दिए जाते हैं, उनका जो है निर्धारण सरकार के द्वारा समय समय पर किया जाता है। इसके साथ साथ सरकारों के द्वारा यह भी तय किया जाता है कि जो लेबर वर्क कर रहे हैं या जो मेंटल वर्क कर रहे हैं उनको कितना पारिश्रमिक दिया जाए। इसके संदर्भ में समय पर सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती है। अगर ऐसा न होता तो लोग जो है काम करा करके लोगों को जो है शाम को फ्री कर देते, 10-5 रुपए दे देते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, विसंगति उत्पन्न होती है। तो ऐसा नहीं है। आज भी देखिए संविधान में जो बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई थी उनका समाज में पालन भी हो रहा है। काम के घंटे तय हैं, उसका पारिश्रमिक तय है। अब कहीं कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कम परिश्रम ज़्यादा पैसा, ज़्यादा परिश्रम कम पैसा, इस प्रकार की चीज़ होती है। तो वो व्यवहारिक में है। लेकिन सैद्धांतिक रूप में देखेंगे तो सैद्धांतिक रूप में संविधान में सीधे लिखा गया है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम के एवज में उनको निर्वाह मजदूरी देने का जो सिद्धांत है वह सरकारों के द्वारा तय किया जाएगा।
और उसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट करके उसमें आर्टिकल 43A जोड़ा गया। उस 43A में इस बात का जिक्र किया गया कि अगर कोई संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने के बारे में दिया गया है। अगर कहीं संगठित क्षेत्र में कोई लोग काम कर रहे हैं, लंबे समय तक अगर उन्होंने काम किया तो काम करने के बाद उनको उस उद्योग में या उस मतलब उनको उस संस्था में कुछ उनको जो है शेयर आवंटित हो जाता है। तो शेयर धारिता के संदर्भ में या उनके अंशधारिता के संदर्भ में जो नीतियां बनाई गई हैं उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 43A में किया गया है। तो इस तरीके से आर्टिकल 43 हो गया। अब अगला है आपका आर्टिकल 43 ख में दिया गया है सहकारी समितियों की वृद्धि के संदर्भ में। इसी में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था कि जो सहकारी समितियां हैं जिसमें सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर आपस में मिलकर काम करते हैं, तो उसके अभिवृद्धि के संदर्भ में भी सरकारें नीतियां बनाएंगी। अगर आज आप देखें तो सहकारी क्षेत्र बहुत सारे काम चल रहे हैं, चाहे उसमें गवर्नमेंट और जो है प्राइवेट सेक्टर का उसमें जो है आपस में कोऑर्डिनेशन होता है और उसके माध्यम से जो है समाज में जो है बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। तो इस जो दिशा निर्देश हैं, ये जो गाइडलाइंस हैं वो ऑलरेडी संविधान में दी गई है और उसी के आधार पर इनको किया जा रहा है। और इसके बाद अगले उसमें देखते हैं आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आज़ादी से लेकर आज तक तमाम जो बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हुई, आज भी इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है, लेकिन निश्चित तौर पर अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में इस पर कानून बन जाएगा। तो इसका उद्देश्य है कि एक देश एक कानून। समान सिविल संहिता का मतलब होता है कि देश की संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून है वह पूरे देश में एक समान रूप से लागू होगा। हालांकि अभी जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है, लेकिन दिशा निर्देश आर्टिकल 44 में जो है उसके संदर्भ में सरकारों के लिए है, सरकार उस पर नीतियां बनाए। अब ये सरकार की उस पर डिपेंड करता है। सरकार अगर उस इच्छा शक्ति रखेगी तो उस पर आम सहमति बना करके इसके लिए एक एक्ट बना करके इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। वह आर्टिकल आपको याद करना है, वो है आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में कॉमन सिविल कोड या समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। और जो क्षेत्र अभी इससे वंचित हैं उनको इस दायरे में लाने की जरूरत है। इस दिशा में सरकारें काम कर रही हैं। अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि आने वाले समय में समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब अगला जो आर्टिकल आपका है वो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बालावस्था की देखरेख शिक्षा के संदर्भ प्रावधान। मतलब आर्टिकल 45 जो दिया गया है इसमें दिया गया है कि जो बच्चे 6 वर्ष से अधिक और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके संदर्भ में गाइडलाइन इसमें दिया गया है कि ऐसे बच्चों के संदर्भ में राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वे नीतियां बनाएं। अब इसी को ध्यान में रख करके 86वां संविधान संशोधन 2005 में किया गया था और इसको आर्टिकल 23A जोड़ करके जो है जो प्रावधान जो सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 45 में दिया गया था कि राज्य इस पर नीतियां बनाएंगी, अब इस पर नीति बन चुकी है, अब यह कानूनी दर्जा प्राप्त कर चुका है। ऐसी स्थिति में आज की तिथि में कोई भी बच्चा अगर 6 वर्ष से अधिक उम्र का है और 14 वर्ष उसकी उम्र कम है तो ऐसे बच्चों को राज्य के द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। यदि इससे कोई वंचित हो रहा है तो वह उसके अधिकारों का वायलेशन हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर उसकी शिकायत की जाए तो निश्चित तौर पर उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 45 अक्सर पूछा जाता है आर्टिकल 45 में किस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि 6 वर्ष से अधिक और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के संदर्भ में बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में नीति बनाने का उल्लेख आर्टिकल 45 में किया गया है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 46 दिया गया है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में। कहने का मतलब अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति का मतलब SC ST की बात हम लोग करते हैं। जैसे समाज में जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो सामाजिक रूप में पिछड़े हैं, आर्थिक रूप में पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप में पिछड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब संविधान बनने लगा तो संविधानविदों ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि ऐसे लोगों को जो समाज से अलग थलग हैं, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनके संदर्भ में कोई विशेष नीति बनाने की
जरूरत है और उसमें संविधान में इसको स्थान दिया गया आर्टिकल 46 में कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि इन वर्ग के लोगों के लिए सरकारें विशेष नीतियां बनाएं और उनके वेलफेयर के लिए कार्य करें, जिससे उनका सामाजिक स्तर ऊंचा हो जाए, उनका शैक्षणिक स्तर ऊंचा हो जाए, वे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें और वे अपना जो है विकास कर सकें, अपने परिवार का विकास कर सकें और वे जो है जीवन में आगे बढ़ सकें। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 46 में किया गया है। इस पर तो आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस पर अगर आप देखें तो वास्तव में जो एक आइडियल जो सिद्धांत होता है उस सिद्धांत को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। अगर आप देखें, अगर आरक्षण की आप बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिला जो ऑलरेडी आरक्षण प्राप्त कर चुके हैं। जो वास्तव में आरक्षण के हकदार हैं उन्हें अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उसमें पॉलिटिक्स हो जाती है, राजनीति हो जाती है। हालांकि उस पर हम लोग को चर्चा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझने की जरूरत है। आप भी इस बात को समझ सकते हैं, उसमें हमको नहीं जाना है, लेकिन इसको बताना जरूरी था। ठीक है, तो आर्टिकल 46 में किस बात का उल्लेख किया गया है? अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। और अगला उसमें देखते हैं आर्टिकल 47 दिया गया है। आर्टिकल 47 में दिया गया है राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो नीतियां बनाए तो नीतियां बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान दे जिससे लोगों का पोषण स्तर में सुधार हो। पोषण स्तर में सुधार तब होगा जब उनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लिविंग स्टैंडर्ड कब उनका बढ़ेगा? जब उनके आय के स्रोत प्राप्त होंगे। आय के स्रोत उनके तब बढ़ेंगे जब सरकार काम जनरेट करेगी। सरकार काम जनरेट तब करेगी जब सरकार डेवलपमेंट के कार्य करेगी। तो कहने का मतलब होता है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार राज्य के सभी लोगों के पोषण स्तर को ऊंचा उठा सके, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा उठा सके, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, उनके लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए। और इसके लिए जरूरी है विकास करना, क्योंकि जब तक विकास का काम नहीं होगा, बिना विकास के कोई काम संभव नहीं। विकास का काम होगा, सड़कें बनेंगी, बिजली के प्लांट लगेंगे, डैम बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो काम जनरेट होगा, डिमांड बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग अर्न करेंगे। जब लोग अर्न करेंगे तो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। जीवन स्तर बढ़ेगा तो उनके जीवन में सुख आएगी, समृद्धि आएगी, उनका विकास होगा और इस तरीके से समाज के लोगों का विकास होगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर आज के डेट में देखा जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी है वो होनी चाहिए डेवलपमेंट। बिना डेवलपमेंट के, बिना विकास के कोई काम संभव नहीं है। और डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन चाहिए। और संसाधनों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों का उचित वितरण होना बहुत जरूरी है। जैसा कि पूर्व में भी आपने देखा था कि राज्य के लिए सीधा डायरेक्शन दिया गया है कि राज्य जब नीतियां बनाए तो राज्य के जो हमारे संसाधन हैं उन संसाधनों का सही वितरण किया सके। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि संविधान के भाग 4 में जितने भी सिद्धांत लिखे गए हैं सभी सिद्धांतों का उद्देश्य यही है कि समाज में लोगों के स्तर को ऊंचा उठाना, देश का विकास करना, समाज का विकास करना, लोगों का बौद्धिक स्तर ऊंचा करना, लोगों का शैक्षणिक स्तर ऊंचा करना, लोगों का सामाजिक स्तर ऊंचा करना, ये सब हमारे इसके पार्ट के अंतर्गत आते हैं। अब अगले उसमें देखते हैं, अगले आर्टिकल में क्या दिया गया है? आर्टिकल 48 दिया गया है कि पशुपालन के संदर्भ में दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के समय 95% लोगों का जो जीविका थी वह कृषि पर निर्भर थी। सिर्फ 5% ऐसे लोग थे जो नौकरी पेशे वाले लोग थे। तो उस समय जब संविधान लिखा गया तो संविधान लिखे जाते समय विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि उसमें देश की जो आबादी थी 40 करोड़ थी और 40 करोड़ आबादी के लिए हमारे पास भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं थी। ऐसी स्थिति में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह कृषि और पशुपालन के संगठनों पर विशेष फोकस कर विशेष ध्यान दें। ऐसी नीतियां बनाएं जिससे अच्छी किस्म के जो बीज हैं किसानों को उपलब्ध कराए जाएं, अच्छे किस्म के जो पशु हैं वो किसानों को उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो निर्भरता थी कृषि पर थी और कृषि के लिए पशुओं का होना बहुत जरूरी था। तो ऐसी उस समय हमारे कृषि का मशीनीकरण भी नहीं हुआ था, हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारी जो कृषि व्यवस्था थी पूरी तरह से परंपरागत थी। ऐसी स्थिति में इस बात पर विशेष फोकस किया गया कि कृषि और पशुपालन के संगठन पर विशेष फोकस किया जाए। आगे चलकर के इसका लाभ भी हुआ, देश आर्थिक रूप में समृद्ध हुआ, सक्षम हुआ, आत्मनिर्भर भारत बना। आज हम देखें तो आज की हमारी जो आबादी है वो लगभग जो है 135-40 करोड़ के आसपास है। उसके बावजूद भी आज हम इतना अन्न उत्पादन कर रहे हैं कि हमें जो है बाहर से अन्न को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। लेकिन जब हमारी कृषि में तकनीकी का विकास हुआ, जब तकनीकी आई, हमारी समृद्धि, हमारी उत्पादकता और ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन बहुत सारी समस्याएं आ गई, पर्यावरणीय समस्याएं आ गई
और आज पशुओं की आवश्यकता बहुत कम हो गई है, इसीलिए वो जो पशु कल हमारी एक बहुत बड़ी मांग थे, बहुत डिमांड थे, आज उनके वो हमारे समाज के लिए जो है बोझ बन गए हैं, भारी बन गए हैं। तो कुल मिलाकर के समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो जब इस प्रकार की समस्या आई तो इसमें अमेंडमेंट करके इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 48A। उसमें दिया गया राज्य इस प्रकार की नीतियां बनाए जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, प्रदूषण से बचाया सके। आज आप देखते हैं कि आज देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पर्यावरणीय समस्या है। आज प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नदियाँ पोल्यूटेड हो गई है, नदी का पानी पीने लायक नहीं रह गया है, अंडरग्राउंड जो वाटर हम पीते हैं वो भी पीने लायक नहीं रह गया है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं बढ़ गई है, अब इन समस्याओं के निदान के लिए भी संविधान में संशोधन करके दिशा निर्देश दिया गया कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह उनके विकास के लिए कार्य करें, जिसको कि आर्टिकल 48 में जोड़ा गया, 48A में जोड़ा गया। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीवों की रक्षा के संदर्भ में नीतियां बनाने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई। तो इस प्रकार से संविधान का जो भाग 4 है वह पूरी तरह से एक गाइडलाइन है, एक दिशा निर्देश है, एक जो है राज्यों के लिए या सरकारों के लिए निर्देश है कि आप इस तरीके से अपनी नीतियां बनाएंगे। अब आगे अगर आप देखें, आर्टिकल 49 में दिया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राज्य की जिम्मेदारी यह बनती है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक या ऐतिहासिक विरासत है उसको संरक्षित करना, उसका संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य इस प्रकार की नीतियां बनाए जो हमारी इस प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर है उनको संरक्षित किया जा सके, यह राज्य की जिम्मेदारी है। ये आर्टिकल 49 में किया गया। और इसी के तहत देखा जाए तो आज जो हम गंगा सुरक्षा की बात करते हैं, जो हमारे तीर्थ स्थल उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, जो हमारे प्राचीन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, जो हमारे ऐतिहासिक किले हैं उनके संरक्षण की बात करते हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 49 के अंतर्गत इसके संदर्भ में राज्य के द्वारा बजट एलोकेट होता है, उसको संरक्षण दिया जाता है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आर्टिकल 49 में दिए गए सारिशों के अनुसार हो रही हैं। अब आर्टिकल 50 में दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। चूंकि हमारा जो शासन है, शासन के हमारे 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आर्टिकल 50 में सीधा दिशा निर्देश दिया गया कि विधायिका विधानसभा बनाते समय ऐसी नीतियां बनाए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे से अलग रहें, एक दूसरे के पैरेलल रहें, कभी ये मिलने न पाए। क्योंकि जब कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में मिल जाएंगी तो वहीं से भ्रष्टाचार शुरू होगा, वहीं से अन्याय शुरू होगा और वहीं से लोगों का शोषण शुरू हो जाएगा। तो हमारे संविधान में सीधे दिशा निर्देश दिया गया कि विधायिका विधानसभा बनाते समय ऐसी नीति बनाए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण बना रहे, अर्थात ये एक दूसरे के पैरेलल चले, एक दूसरे से कभी मिल न पाए। अब इसके बाद आता है आर्टिकल आपका 51 दिया गया है। आर्टिकल 51 दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कि राज्य जब नीतियां बनाए तो नीतियां बनाते समय विशेष ध्यान दें कि हम ऐसी कोई नीति न बनाए, राज्य के द्वारा ऐसी कोई नीति न बन जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हो। ऐसा कोई नीति बनाए कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी सीमाएं वहां पर विरोध की स्थिति हो जाए, तनाव हो जाए, हम युद्ध जैसी स्थिति में मतलब जो है संलिप्त हो जाए, ऐसी स्थिति में देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यह देश की जिम्मेदारी है कि ऐसी नीतियां बनाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर शांति बनी रहे, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के संदर्भ में गाइडलाइन दिया गया है कि हम ऐसी नीतियां बनाएं जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे जो है अच्छे संबंध बने रहें। उसके साथ साथ संगठित लोगों को एक दूसरों के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियां जो भी बनती हैं उनके संदर्भ में एक समन्वय बना रहे, आपसी ऐसी कोई मतलब जो है तनाव की स्थिति न हो जिससे हमारा विकास अवरुद्ध हो, हमारे संबंध प्रभावित होने लगे। तो इस प्रकार की जो गाइडलाइन संविधान में दी गई है वो आर्टिकल 51 में दी गई है। उसके साथ साथ इसमें दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अगर विवाद हैं उनको टालने के लिए अगर मध्यस्थता की जरूरत पड़े तो लोगों से मध्यस्थता कराएं और हमें खुद जरूरत पड़े तो हम उसमें मध्यस्थता में भाग लें। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में भी संविधान में दिशा निर्देश दिया गया कि राज्यों की जिम्मेदारी बनेगी कि राज्य इनके संदर्भ में अपनी नीतियां बनाए। इस तरीके से अगर आप देखें तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक सीधे सभी अनुच्छेदों में एक गाइडलाइन है, एक डायरेक्शन है, एक दिशा निर्देश है जो राज्यों के लिए है। राज्य जो भी हो
चाहे राज्य का मतलब यहाँ सरकार से है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, सबको दिशा निर्देश, सबको गाइडलाइन संविधान से ही प्राप्त होता है। इसीलिए कहता है कि हमारे देश में सर्वोच्च संविधान है, सब संविधान के नीचे, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। और संविधान का जो स्रोत है वो देश की जनता होती है। कहने का मतलब कि देश की जनता के हाथ में इतना पावर है, इतना शक्ति है कि वो जिसे चाहे उसे सत्ता में ला करके बैठा दे। यह हमारे देश के संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है कि कोई व्यक्ति जो है आनुवंशिक रूप में सत्ता प्राप्त नहीं करता। जिसमें योग्यता होगी, जिसको जन समर्थन प्राप्त होगा, वही सत्ता में आएगा, वही शासन करेगा और वही जो जनता के उसमें अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा, वही लंबे समय तक शासन भी कर पाएगा। बाकी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों का विरोध करना, टिप्पणी करना अलग बात होती है, लेकिन अंततोगत्ता सत्ता उसी को मिलती है जिस पर जन विश्वास होता है, जनता का विश्वास होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।